हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का 20 चैप्टर जिसका नाम है इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टीम्स, इसको कवर करने वाला हूँ। ये बहुत इजी चैप्टर है और लेंथी हद से और बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो इंडिविजुअल बिहेवियर। आप में से किसी एक बच्चे के बारे में पॉइंट आउट करो, मुझे इस बच्चे के बारे में जानना है। इसका लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, इसका एटीट्यूड क्या है। इसके लिए मुझे इसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। किसी की भी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए इन तीन चीज़ों से डिफ़ाइन होता है। किसी की पर्सनालिटी इन तीन चीज़ों से डिफ़ाइन होता है: थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेव। थिंकिंग पैटर्न, इसका फीलिंग और इसका बिहेविंग टुवर्ड अदर। किसी की पर्सनालिटी को एनालाइज करना इन चीज़ों को एनालाइज करने से होते हैं, जैसे थिंकिंग नैरो और ब्रॉड माइंडेड। फीलिंग कौन कितना सेंसिटिव, एग्रेसिव और इमोशनल है। और थर्ड नंबर पर बिहेविंग, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ बिहेविंग फ्रेंडली और शाई। ये तीन चीज़ें किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। अगर कोई अपनी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करते हैं, वो इन दो में से एक में लाजमी होगा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट किस तरह होता है? इंट्रोवर्ट में ये क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे क्वाइट, नॉट एक्सप्रेसिव, इनफ्लेक्सिबल, अपने रूल के बहुत पक्के होते हैं। और जब डिसीजन लेते हैं सब्जेक्टिव बेसिस पे लेते हैं, यानी बड़ा डिटेल एनालिसिस करके डिसीजन लेता है। ये तो इंट्रोवर्ट वाला था। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। पर्सनालिटी रिपर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस Personality refer to individual differences in characteristic pattern of thinking, feeling, and behavior. Two types of personality. Introvert is a quiet, यानी नॉट एक्सप्रेसिव, इनफ्लेक्सिबल, अपने रूल के बहुत पक्के होते हैं। रिजिड एंड डिसीजन आर मेनली ऑन अ सब्जेक्टिव बेसिस, बड़ा डिटेल एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं। और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे फ्रेंडली, यानी टाक्टिव, बहुत ज़्यादा सोशल होता है। और जब डिसीजन लेता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, यानी बहुत क्विक डिसीजन लेता है एक्सट्रोवर्ट। एक दफ़ा रिपीट, एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, सोशल, डिसीजन आर मेनली ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस। इंडिविजुअल पर आप कुछ और बातें करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनालिटी को एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? तो अगर आपकी जॉब आपकी पर्सनालिटी से मैच हो जाए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। एक दफ़ा, एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी शुड अलाइन विद देयर वर्क रिक्वायरमेंट इन अ थ्री वेज। अब इस पर बातें करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है वो है टास्क एट हैंड। जो जॉब आपको दी हुई है वो आपके पर्सनालिटी से मैच हो जाए तो ये तो अच्छी बात है। जैसे अगर आपको सेलर का काम दिया जाए, यानी आप बेचने वाले हो, तो आपको चाहिए कि आप टाक्टिव हो, सोशल हो। एक बार रीड भी कर, टास्क एट हैंड, द पर्सनालिटी शुड बी कॉन्ग्रस विद द टास्क एट हैंड। दूसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, जो आपकी कंपनी की इन्वायरमेंट, उससे भी आपकी पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए। Organization system and management, the personality should be in harmony with organization system and management. और टर्म नंबर पर पर्सनालिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द टीम, यानी टीम के और लोगों के साथ भी आपकी पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए। द पर्सनालिटी शुड मैच एंड विल अट्यून्ड विद द पर्सनालिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द टीम। दूसरा टॉपिक है रूल थ्योरी। इट इज़ अनदर थ्योरी, बस ये टर्म सीखना है। इसमें जो सबसे पहला टर्म है वो है रूल सेट। कंपनी में जो आपका रैंक या पोजीशन है, जैसे मैम अनीसा आर लेक्चरर इन कॉलेज, तो लेक्चरर इज़ हर रूल। एक बार रीड भी करते हैं। रूल सेट इन एवरी सिचुएशन, द रूल इज सेट। एग्जाम्पल, मैनेजर, सबऑर्डिनेट, एक्सेट्रा। इंडिविजुअल नीड टू बी अवेयर ऑफ द रूल सेट दैट दे इनहेबिट एट एनी गिवन टाइम इन ऑर्डर टू बिहेव अप्रोप्रिएटली फॉर दैट रूल। रूल थ्योरी में जो दूसरा है वो है रूल एम्बिग्विटी।
आपका जो रूल है इनकी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करते, देन कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपका जो रूल है इनकी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करते, देन कन्फ्यूजन तो लाजमी क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपका रूल है इनको स्टिल एक रूल रखना चाहिए, वरना रूलर अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैम अनीसा है, वो अपने स्टूडेंट के साथ हद से ज़्यादा फ्रेंडली है, तो जब वो रास्ते पर जाते हैं तो स्टूडेंट उसको आवाज़ देते हैं, मैम पर यहाँ कैसे हो, तो इसको लोग आवाज़ें देते हैं। जैसे मैम अनीसा या मैम जो भी हो, इसको लोग आवाज़ें दे इसके अपने स्टूडेंट आवाज़ें देते हैं, जैसे कि मैम अनीसा कैसे हो। तो एक दफ़ा रीड भी करते रूल एम्बिग्विटी अकर इफ एन इंडिविजुअल इज कंफ्यूज्ड अबाउट द रूल दैट ही हैज set out to undertake. For example, a manager treating a subordinate as his friend will lead to ambiguity. रूल थ्योरी में तीसरा जो है वो है रूल कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक पर्सन को दो रूल परफॉर्म करने के लिए, तो जैसे एक आदमी है इसको आपने फाइनेंस मैनेजर भी बना दिया और मार्केटिंग मैनेजर भी बना दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट लाजमी आकर होगा। Rule conflict or incompatibility occur if an individual is asked to fulfill two or more rules which are conflicting in demand. Fourth number पर rule sign। रूल साइन जो यूनिफॉर्म होते हैं आपके रूल साइन होते हैं। रूल साइन जो यूनिफॉर्म होते हैं वो आपके रूल साइन होते हैं। जैसे पुलिस ऑन यूनिफॉर्म, तो डायरेक्ट पता चल गया कि ये पुलिस है। एक दफ़ा रूल साइन इंडिकेट द रूल ऑफ इंडिविजुअल इज स्पिलिंग एट अ गिवन मोमेंट सो दैट अदर रिस्पॉन्ड टू यू इन दैट रूल विदाउट कन्फ्यूजन। और सबसे आखिर है रूल मॉडल, जो आप किसी को फॉलो करते हो और इनकी तरह बनना चाहते हो वो रूल मॉडल होता है। रूल मॉडल आर द इंडिविजुअल हु अदर लुक्स अप टू। एग्जाम्पल मैनेजर इज अ रूल मॉडल फॉर मी। फिर अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इंडिविजुअल और ग्रुप, ये सब कुछ बातें तो आप लोगों को वैसे ही पता है, लेकिन एक दफ़ा रीड करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंडिविजुअल, और अगर आप अपनी बात करो तो इंडिविजुअल। अगर हम इकट्ठे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ग्रुप में आ जाता है। इंडिविजुअल और ग्रुप सेट अप स्किल्स, जबकि ग्रुप्स में मिक्स अप डिफरेंट स्किल। इंडिविजुअल में ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजर और ग्रुप में ऑब्जेक्टिव सेट बाय ग्रुप देमसेल्फ। इंडिविजुअल में सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू और ग्रुप्स में वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट आइडियाज रिलेटिंग टू देयर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, ग्रुप्स कंट्रीब्यूट आइडिया कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड। इंडिविजुअल में रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि ग्रुप में प्रोमोट फ्लेक्सिबिलिटी। और इंडिविजुअल में आखिरी बात हो एग्जिबिट बियस विन कंडक्ट असिल असेसमेंट, ग्रुप में न्यूट्रल असेसमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। ये सब कुछ तो वैसे अगर मैं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अब सब लोगों को पहले से पता है। इसके बाद अगला टॉपिक वो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम्स। तो हम सबसे पहले ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप डिफिनीशन ऑफ ग्रुप में जो सब लोग इकट्ठे करेंगे इनमें कॉमनैलिटी होंगी। कॉमनैलिटी यानी दे हैव अ कॉमन फीचर, जैसे एज की कॉमन होगा, या फिर जेंडर कॉमन होगा, या फिर एक्सपीरियंस सब लोगों के एक जैसे होगी, या क्वालिफिकेशन सब लोगों का एक जैसा होगा। जैसे ग्रुप ए, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल है तो ये ग्रुप है, और इसमें सारे लोग मेल होंगे। जबकि ग्रुप बी में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हैं यानी लड़कियां हैं, इस ये भी एक ग्रुप है। क्योंकि इन दो ग्रुप ए और ग्रुप ए में कॉमनलिटी है कि इसमें सारे के सारे मर्द होंगे, और ग्रुप बी में भी एक कॉमनलिटी है कि इसमें सारे के सारे लड़के होंगे, गर्ल्स। या फिर हमारे पास एक बैच है जिसमें जैसे D31, इन सब लोगों की क्वालिफिकेशन सेम है। जैसे सब लोगों ने FA1 MA1 FA2 MA2 पढ़े हुए हैं और अब ये पेपर पढ़ रहा है। तो ये ग्रुप था, और ग्रुप में लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे एक क्लास में एक बच्चा फेल हो जाता है तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं ग्रुप
Groups defined as a collection of people with a commonality. They may and may not share a common goal, but they can share a common interest. In a group, members are independent to achieve the task. Group can be formal and can be informal as well. फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया जाएगा, जबकि इनफॉर्मल इनफॉर्मल खुद ब खुद बन जाती है। जैसे फ्रेंड्स आपके क्लास है, इसमें फिर लोग इकट्ठे होंगे और एक फ्रेंड साइकिल बनाते हैं, तो इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इसके बाद फिर टीम आता है। दूसरा हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा और दूसरा है टीम। इसमें टीम में लोग इकट्ठे होंगे लेकिन डिफरेंट स्किल्स वाले होंगे। जैसे क्रिकेट का टीम, इसमें 5 बैट्समैन होते हैं, 5 बॉलर्स होते हैं, फील्डर भी इसमें होते हैं, विकेट कीपर भी इसमें होते हैं। तो टीम बना ली, इसमें डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम में 5 बॉलर और 5 बैट्समैन, तो ये भी टीम बना ली, इसमें डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं। जैसे 4 बॉलर 4 बैट्समैन। और टीम में एक खूब ये होता है कि ये इंटर डिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर फील्डर अच्छा नहीं है तो बॉलर पे इफेक्ट होगा। और इन सब लोगों और टीम में इन सब लोगों का कॉमन गोल होता है। जैसे सब लोगों का गोल होता है कि हम जीत जाए। तो एक दफ़ा रीड भी कर, डिफिनेशन ऑफ टीम इज़ द कलेक्शन ऑफ पीपल विद द कम्प्लीमेंट्री स्किल, डिफरेंट स्किल्स, दे शेयर अ कॉमन गोल, मेंबर्स आर इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं टीम में। अब इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप पर थोड़े आते हैं। फॉर्मल ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया जाए, जैसे बेड D31 को इंस्टीट्यूट वालों ने बनाया, सो वो फॉर्मल ग्रुप में आता है। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं, फॉर्मल ग्रुप आर इस्टेब्लिश बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इनफॉर्मल ग्रुप फिर D31 बैच में फ्रेंड साइकिल बन जाते हैं, और ये इनफॉर्मल ग्रुप में फिर ये जो फ्रेंड साइकिल बन गया, इसमें लोग मजाक वगैरह इस तरह चीज़ें करते हैं। और तो एक दफ़ा इनफॉर्मल ग्रुप को भी रीड करते। इनफॉर्मल ग्रुप आर फॉर्म बाय द मेंबर ऑफ सच ग्रुप बाय देमसेल्फ, दे इमर्ज नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। इनफॉर्मल ग्रुप इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मल ग्रुप, क्योंकि टीम वर्क, बेनिफिट ऑफ टीम्स पर अब बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है टीम में मुख्तलिफ स्किल वाले आदमी होंगे। टीम्स इमर्ज द स्किल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। इसमें जो सेकंड नंबर पर है, टीम में लोग कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, टीम इनहेंस द कोऑर्डिनेशन। थर्ड नंबर पर टीम लॉयल्टी इज़ पावरफुल मोटिव। और फोर्थ नंबर पर जो है टीम में मुख्तलिफ स्किल्स वाले आदमी होंगे, सो यहाँ पर फूल्स ऑफ डेटा होगा, टीम जनरेट अ फूल ऑफ डेटा। फिफ्थ नंबर पर जो है टीम्स अगर डिसीजन लेता है तो वो बहुत एक्यूरेट होगा, क्योंकि टीम वालों ने इसको बहुत इवेल्युएट किया होगा। द डिसीजन मेड बाय द टीम आर मोर एक्यूरेटली इवेल्युएटेड। इसके बाद वीकनेसेस ऑफ टीम। हर टीम में ये वीकनेसेस नहीं होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे टीम वर्क may not be appropriate for all the jobs, टीम वर्क शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस फॉर द सिक ऑफ पेशेंट, यानी अगर ज़रूरत है तो टीम बनाना, वरना नहीं। थर्ड नंबर पर जो है ये आइडियाज़ ओपिनियन डिफरेंट इन टीम, सो डिसीजन कैन बी डिलेड। एक दफ़ा रीड भी कर, डिसीजन मेकिंग कैन बी डिलेड इन अ टीम। इसमें दो, ये कॉन्सिस और कोहेशन का क्या मतलब है? कॉन्सिस का मतलब होता है इत्तिफाक राय, जबकि कोहेशन बॉन्डिंग को कहते हैं। कोहेशन बॉन्डिंग को कहते हैं। इसने बात इस फोर्थ नंबर में, जैसे कि उसने बात कही सही होगा, देन रॉन्ग डिसीजन लेंगे। जब टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, देन बहुत से पॉइंट को इग्नोर करेंगे। एक बार भी कहते हैं, टीम कॉन्सिस एंड कोहेशन में समटाइम लीड टू ग्रुप ओवरलुकिंग वेबल ऑप्शन, सो रॉन्ग डिसीजन कैन बी टेकन। और सबसे आखिरी जो है, अगर टीम में डिफरेंट पर्सनालिटी वाले आदमी है तो वो टीम की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकता है। पर्सनालिटी क्लैशेस विल डिस्टर्ब द टीम परफॉर्मेंस। तो ये था वीकनेसेस ऑफ अ टीम।
इसके बाद टीम इंसेंटिव फॉर द मोटिवेशन। अगर आपने टीम को मोटिवेट करना है, बहुत तरह के रिवॉर्ड देते हैं, बट तीन मेन तरह के रिवॉर्ड है, अब वो पलटे हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम ऐसी स्कीम कि आप एम्प्लॉय को ईयर एंड पे प्रॉफिट में से माइनर सा परसेंटेज देते हो। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम एंड एम्प्लॉय रिसीव अ परसेंटेज ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट बेस्ड ऑन इट्स क्वार्टरली और एनुअल अर्निंग। इंसेंटिव में जो दूसरा है वो है गेन शेयरिंग स्कीम। गेन शेयरिंग स्कीम, जो जितना काम करेगा इसको इसके अकॉर्डिंगली रिवार्ड दिया जाएगा। जैसे टारगेट था कि 100 यूनिट बनाना है, लेकिन उसने 120 यूनिट बना दिया एक आदमी ने, तो जितना एक्स्ट्रा यूनिट बनाएगा पर यूनिट के हिसाब से इसको पे कर दिया जाएगा। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, गेन शेयरिंग स्कीम। गेन शेयर इज अ सिस्टम बिजनेस यूज टू ट्राई टू गेट देयर एम्प्लॉयज टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। It is a management system to increase profitability by motivating worker to boost their performance through participation in environment. As their productivity increase, so do the company profits. Workers subsequently share financially in the improvement। और थर्ड नंबर पर एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। हमने पहले प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम पढ़ा, इसके बाद गेन शेयरिंग स्कीम पढ़ा, आप थर्ड नंबर पर एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस में आता है। अगर आपकी टीम, अगर एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम में अगर आपकी टीम मेंबर ने किसी भी प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के पास आया था और इस टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म दिया इस प्रोजेक्ट पे, तो इनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी शेयर भी ऑफर कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर, अगर आपकी टीम मेंबर ने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और इस टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया इस प्रोजेक्ट पे, तो इनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी की शेयर भी ऑफर कर सकते हैं। तो इन एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कंपनी फिर शेयर भी ऑफर कर सकते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय को मार्केट रेट से कम प्राइस पे शेयर ऑफर होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज। But it because any employee share blame, you get share or can buy share in the company you work for. This is known as an employee share purchase plan or share option or equity scheme. Companies use share scheme to attract, retain, motivate employees. This also align employee interest with those of the shareholder. इस चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एक है बिल बाय 9 टीम रूल्स, जबकि दूसरा है टकमैन स्टेजेस ऑफ द टीम डेवलपमेंट। तो टकमैन स्टेजेस ऑफ द टीम डेवलपमेंट अब पलटे हैं। टकमैन स्टेजेस ऑफ द टीम डेवलपमेंट, जब आप कोई टीम बनाते हो या अगर फॉर्मल ग्रुप बनाना है तो आपकी टीम या फॉर्मल ग्रुप इन स्टेजेस से गुजरेंगे। इसमें जो सबसे पहला है वो है फॉर्मिंग। जब कोई टीम डिसाइड होती है या कोई टीम बनती है तो वो फार्मिंग स्टेज में आती है। फार्मिंग स्टेज में टीम मेंबर को अपनी ड्यूटीज़ क्लियर नहीं होती। इस स्टेज के अंदर लीडर भी डिसाइड नहीं होता। एक दफ़ा भी कहते फॉर्मिंग, टीम एक्वेंट एंड एस्टेब्लिशेस ग्राउंड रूल्स, फॉर्मेलिटीज़ आर प्रिजर्व्ड एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रेंजर्स। इसमें जो दूसरा है वो है स्टॉर्मिंग। जब टीम मेंबर लीडरशिप के बारे में, टास्क के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे तो वो स्टॉर्मिंग स्टेज में आ जाएगा। हर कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा इसमें। एक दफ़ा फिर और स्टॉर्मिंग, जब टीम मेंबर लीडरशिप के बारे में, टास्क के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे तो वो स्टॉर्मिंग स्टेज में आ जाएगा। हर कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। स्टॉर्मिंग, मेंबर स्टार्ट टू कम्युनिकेट दियर फीलिंग but still view themselves as individual rather than part of the team. They are resist control by the group leader and show hostility। इसमें जो थर्ड नंबर पर है वो है नॉर्मिंग। लेकिन जैसे वो डिस्कशन एक पॉइंट पे सेटल हो जाती है या आप एग्री कर जाते हो तो आप स्टॉर्मिंग से ख़त्म होकर नॉर्मिंग में आ जाओगे। नॉर्मिंग यानी, लेकिन जैसे वो डिस्कशन एक पॉइंट पे सेटल जाती है या आप एग्री कर जाते हो तो आप स्टॉर्मिंग से ख़त्म होकर नॉर्मिंग में आ जाओगे। एक दफ़ा भी कहते हैं नॉर्मिंग, पीपल फील पार्ट ऑफ द टीम एंड रियलाइज दैट दे कैन अचीव वर्क इफ दे एक्सेप्ट अदर व्यू पॉइंट्स। इसमें जो
फोर्थ नंबर पर है वो है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इसको भी कहते हैं। जिस पर्पज़ के लिए आपकी टीम बनी है आप वो पर्पज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यानी क्रिकेट मैच के लिए आपने टीम बनाई थी और अब क्रिकेट मैच शुरू हुआ, तो ये परफॉर्मिंग स्टेज है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। द टीम वर्क इन एन ओपन एंड ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज द की एंड हायरिंग कैप लिटिल इम्पोर्टेंस। अब इन तीनों के ओवरव्यू देते हैं कि किस तरह होते हैं। इन तीनों के ओवरव्यू देते हैं। जब टीम बनी तो वो फार्मिंग है, लेकिन टीम बनने के बाद जो डिस्कशन शुरू हुई तो वो स्टॉर्मिंग। डिस्कशन करने के बाद जब हम नॉर्मल यानी सेटल डाउन, कोई भी टीम जब सेटल डाउन स्टेज में आती है तो वो नॉर्मिंग स्टेज था। अब जो लास्ट नंबर पर है वो है एडजर्निंग। कोई भी टीम जब परफॉर्मिंग स्टेज परफॉर्म कर लेते हैं, इसके बाद आप इनको रिवॉर्ड देते हो इनकी परफॉर्मेंस पे, दैट पार्ट इज़ नोन एज एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग स्टेज को एक दफ़ा फिर कोई भी टीम जब परफॉर्मिंग स्टेज को परफॉर्म कर लेते हैं, इसके बाद आप इनको रिवॉर्ड देते हो इनकी परफॉर्मेंस पे, दैट पार्ट इज़ नोन एज एडजर्निंग स्टेज। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट आपने बनाया था और क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल के बाद आप ट्रॉफी देते हो तो वो एडजर्निंग में आता है। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं, द टीम कंडक्ट एन असेसमेंट ऑफ द ईयर एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान फॉर द ट्रांजिशनिंग रूल्स एंड रिकॉग्नाइज मेंबर कंट्रीब्यूशन। इसके बाद लेटर ऑन टकमैन ने दो और स्टेजेस ऐड कर दी, एक है डोर्मिंग और दूसरा है मॉर्निंग। डोर्मिंग, एक टीम अगर पीक पे पहुंच के अब डाउनफॉल शुरू हुआ, दैट डाउनफॉल टाइम पीरियड इज नोन एज डोर्मिंग स्टेज। डोर्मिंग, एक टीम अगर पीक पे पहुंच के और अब डाउनफॉल शुरू हुआ, दैट डाउनफॉल टाइम पीरियड इज नोन एज डोर्मिंग स्टेज। एक दफा रीड भी करते हैं, वंस डोर्मिंग, वंस अ ग्रुप हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर सम टाइम इट मे गेट कंप्लेसेंट एंड फॉल बैक इनटू सेल्फ मेंटेनेंस फंक्शन। और दूसरा है मॉर्निंग। मॉर्निंग, जब कोई टीम अपना परफॉर्मेंस स्टेज कंप्लीट करके मे बी जॉर्निंग भी हो गई और फिर ये दोबारा कंटिन्यू नहीं होंगे, लेकिन वो फील सेड बिकॉज एक बाउंड हो जाता है और अब वो ख़त्म हो गया तो एक मातम होता है। एक दफ़ा रीड भी करते मॉर्निंग, द ग्रुप सीज इट सेल्फ एज हैविंग fulfilled its purpose or it is a temporary group is due to physical disband। एक दफ़ा फिर, the group sees itself as having fulfilled its purpose or it is a temporary group is due to physical disband। इस चैप्टर में जो दूसरा हमने पहला टकमैन स्टेजेस पढ़ा और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बिल्बाइन 9 टीम रूल्स। बिल्बाइन 9 टीम रूल्स, अगर आप इफेक्टिव टीम बनाना चाहते हो, मतलब एक अच्छी टीम बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप इस टीम के अंदर ये 9 किरदार होना लाजमी होगा। अगर 2 आदमी भी होंगे तो इन 9 के रूल को परफॉर्म करेंगे। तो ये मैं तो इस तरह आपको सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मैं आपको इस तरह सीक्वेंस में पढ़ाता तो फिर आपको समझने में थोड़े मुश्किल फील होगा थोड़ा। तो इसमें सबसे पहला है प्लांट। बिल्बाइन 9 टीम रूल्स में जो सबसे पहला है वो है प्लांट। ये आपकी पोजीशन या डिजिग्नेशन नहीं है, आपकी टीम के अंदर कोई भी पर्सन अगर प्लानिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर आइडिया जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस पर्सन को हम प्लांट कहेंगे। आपकी टीम के अंदर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो प्लांट का रूल करे, वरना आपका टीम इफेक्टिव नहीं होगा। इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, जैसे प्लांट में इनोवेटर एंड आइडियाज़, प्रिपेयर टू वर्क एलान। जब आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे तो लाजमी प्रिपेयर टू वर्क एलान। क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनेशन, क्रिएट और फिर क्रिएटिव सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ये प्लांट जो प्लांट का काम करेगा उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद फिर दूसरा नंबर पर जो है रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर।
बिल्बाई 19 रूल्स में हमने सबसे पहले प्लांट के बारे में पढ़ा। अब दूसरा जो है रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर प्लान को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इनको इन्वेस्टिगेट करना, तलाश करना, जैसे मटेरियल तलाश करना, कैपिटल को तलाश करना, लेबर तलाश करना, ये रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर का काम है। प्लानिंग को अचीव एक दफ़ा फिर प्लानिंग को अचीव करने के लिए जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है इनको इन्वेस्टिगेट करना, ये रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर का काम है। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, शुड बी सोशल, क्योंकि आपने फिर नेगोशिएशन करना है। एंथुसियास्टिक मतलब यू हैव इनर्जेटिक, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी यानी बेस्ट कहाँ से अवेलेबल होगा, डेवलप कॉन्टेक्ट यानी पर्सनल रिलेशनशिप। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं फाइंड एक्सटर्नल रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर फाइंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एक्सट्रोवर्ट, एंथुसियास्टिक, कम्युनिकेटिव, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, डेवलप कॉन्टेक्ट, ये हमने पढ़ा। बिल्बाई 19 रूल में 3rd नंबर पर कोऑर्डिनेटर। ना कोऑर्डिनेटर नॉर्मली टीम लीडर को हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। कोऑर्डिनेटर नॉर्मल टीम लीडर को हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। टीम मेंबर को ड्यूटीज़ डिलीगेट करते हैं। कोऑर्डिनेटर जो है वो टीम मेंबर को ड्यूटीज़ डिलीगेट करते हैं और टीम मेंबर को गोल्स भी क्लेरिफाई करते हैं। कोऑर्डिनेटर का काम है कि उसने प्लानिंग के बारे में टीम मेंबर को एक्सप्लेनेशन देना है और ड्यूटीज़ डिलीगेट करनी है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेटर का काम होता है। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं कोऑर्डिनेटर नेचुरल टीम लीडर, डिलीगेट टास्क, कॉन्फिडेंट, अ गुड चेयरपर्सन, क्लेरिफाइज गोल, यानी टीम मेंबर को गोल क्लेरिफाई करते हैं, प्रोमोट डिसीजन मेकिंग, डेलीगेट विल ड्यूटीज़ को डेलीगेट करते हैं। बिल्बाई 19 रूल में हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, हमने रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर के बारे में पढ़ा, 2nd नंबर पर जो था। 3rd नंबर पर कोऑर्डिनेशन था। 4th नंबर पर क्या है, इम्प्लीमेंटर, जो हमारी टीम का पर्पज़ है, इस पर्पज़ को अप्लाई करना। जो प्लान को लागू करता है इसको इम्प्लीमेंटर कहते हैं। इम्प्लीमेंटर जो प्लान को लागू करता है इसको इम्प्लीमेंटर कहते हैं। इम्प्लीमेंटर इज़ अ रूल जिसको टीम को परफॉर्मिंग स्टेज में लेके आएगा। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। इम्प्लीमेंटर एग्जीक्यूटर ऑफ अ प्लान, डिसिप्लिन, रिलायबल, इफिशिएंट एंड टर्न आइडियाज इनटू प्रैक्टिकल एक्शन। बिल्बाई 19 रूल में जो 5th नंबर पर है वो मॉनिटर। बिल्बाई 19 रूल्स में जो 5th नंबर पर है वो है मॉनिटर। मॉनिटर में चेक करेंगे कि काम सही हो रहा है कि नहीं। मॉनिटर जज करता है, मॉनिटर चेक करता है कि काम सही हो रहा है कि नहीं। मॉनिटर ड्यूरिंग प्रोसेस चेक करता है कि काम सही हो रहा है कि नहीं। एक दफ़ा मॉनिटर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सेपरेट गुड आइडियाज़ फ्रॉम बैड, सोबर यानी सेंसिबल एंड सीरियस पर्सन, स्ट्रेटेजिक एंड डिसर्निंग यानी हैविंग और शोइंग अ गुड जजमेंट, सी ऑल ऑप्शन जज एक्यूरेटली। बिल्बाई 19 रूल में जो 6 नंबर पर है वो है कंप्लीट फिनिशर। जो प्रोसेस और प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कस्टमर को डिलीवर करने से पहले फाइनल चेक एंड बैलेंस कंप्लीटर का काम है। एक दफ़ा फिर कंप्लीटर जो प्रोसेस और प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कस्टमर को डिलीवर करने से पहले फाइनल चेक एंड बैलेंस कंप्लीटर का काम है। कंप्लीटर या फिनिशर। एक दफ़ा रीड भी कहते कंप्लीट द फाइन डिटेल्स, फैन स्टॉकिंग, कॉन्शियस यानी एक्सट्रीमली केयरफुल आर प्रिसाइज अबाउट डिटेल्स, एनजीएस मीनिंग फीलिंग आर शोइंग वरी, सर्चेज आउट एरर एंड ओमिशन, डिलीवर ऑन टाइम। कंप्लीटर का या फिनिशर का क्या काम होता है, जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कस्टमर को डिलीवर करने से पहले चेक एंड बैलेंस करता है कि क्या कोई ख़राब तो नहीं है। तो इसमें ये क्वालिटीज़ होने चाहिए। कंप्लीट द फाइन डिटेल्स, पेन स्टॉकिंग कॉन्शियस इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल और प्रिसाइज अबाउट डिटेल, एनजीएस इसका मतलब है फीलिंग और शोइंग वरी,
और सर्च इज़ आउट एरर एंड ओमिशन, डिलीवर ऑन टाइम। ये कंप्लीटर का काम होता है, इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद 7 नंबर पर है शेपर। अगर कंप्लीटर ने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शेपर का काम होता है। जैसे टारगेट नॉट अचीव्ड, तो फिर शेपर क्या करेगा कि टारगेट को अचीव करेगा और फिर वो डिलीवर करेगा। शेपर नॉर्मली डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होता है ना, वो शेपर होता है। इसमें थ्राइव प्रेशर होता है, यानी प्रेशर को हैंडल कर, यानी जब इमरजेंसी में प्रेशर आ जाते हैं तो वो इसको हैंडल कर सकता है। एक दफ़ा रिपीट करते हैं शेपर चैलेंज नॉर्म्स। एक दफ़ा शेपर को फिर डिस्कस करते हैं। अगर कंप्लीटर ने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शेपर का काम है। शेपर चैलेंज नॉर्म्स, take lead, push team, overcome obstacle, dynamic, meaning positive in attitude and full of energy and new ideas. Challenging thrives on pressure, the drive and courage to overcome the obstacle. ये सब कुछ क्वालिटीज़ शेपर में होना चाहिए। बिल्बाई 9 टीम रूल्स में जो सेकंड लास्ट नंबर पर है वो है स्पेशलिस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम शेपर से हल नहीं हुआ तो फिर हम स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे, जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या टेक्नो स्ट्रक्चर। स्पेशलिस्ट स्किल्स इन अ स्पेसिफिक जॉब, सिंगल माइंडेड, सेल्फ स्टार्टिंग, डेडिकेटेड, प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल इन रेयर सप्लाई। ये क्वालिटीज स्पेशलिस्ट में होनी चाहिए। टीम वर्क बिल्बाई 9 टीम रूल्स में जो सबसे लास्ट पर है वो है टीम वर्कर। बिल्बाई 9 टीम रूल्स। तो टीम वर्कर किस तरह काम करता है? टीम वर्कर कोई भी बंदा हो सकता है। अगर टीम मेंबर के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो टीम वर्कर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। टीम वर्कर कोई भी बंदा हो सकता है। अगर टीम मेंबर के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो टीम वर्कर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। टीम वर्कर कोऑपरेटिव, लिसन, एवर्ट्स फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्वालिटीज़ इस टीम वर्कर में होना चाहिए। इस चैप्टर में जो सबसे आखिरी टॉपिक है वो है टीम डेवलपमेंट। एक दफ़ा टीम बन गई, आप चाहते हो कि वो टीम कंटिन्यू रहे, यानी आपने अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव किया, तो इसके लिए आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करना पड़ेगी ताकि आपका टीम कंटिन्यू रहे। तो इसमें जो सबसे पहला है, एक दफ़ा इसको रीड करते, द टर्म टीम बिल्डिंग जनरली रिफर टू द सिलेक्शन, development and collective motivation of result-oriented teams. Manager must attend to the issue of the term team building generally refer to the selection, development and collective motivation of result-oriented teams. Manager must attend to the issue of team identity. टीम आइडेंटिटी क्या है? आप अपने आप को इस ग्रुप का पार्ट समझो, ये टीम आइडेंटिटी है। जैसे D31 बैच का मैं एक स्टूडेंट हूँ। टीम आइडेंटिटी, इंडिविजुअल टीम मेंबर आर रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द टीम। इसमें जो दूसरे नंबर पर है वो है टीम सॉलिडेटरी। अगर टीम को कायम रखना चाहते हो तो टीम मेंबर को लॉयल होना चाहिए। टीम सॉलिडेटरी, टीम मेंबर आर लॉयल टू द टीम एंड ईच अदर। और थर्ड नंबर पर जो शेयर ऑब्जेक्टिव, थर्ड नंबर पर शेयर ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ तो डिसीजन में आपको पार्टिसिपेट कराऊंगा, तो ये शेयर ऑब्जेक्टिव में आता है। शेयर ऑब्जेक्टिव को एक दफ़ा फिर रीड करते हैं। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ तो डिसीजन में आपको पार्टिसिपेट कराऊंगा। शेयर ऑब्जेक्टिव्स, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ टीम मेंबर इन अचीविंग द गोल ऑफ द टीम। तो ये था, अगर हम टीम को फ्यूचर के लिए भी अगर हम फ्यूचर के लिए भी टीम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसमें ये 3 क्वालिटीज़ होंगे तो शायद वो टीम फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेंगे। तो हमने जो ये 3 क्वालिटीज़ पढ़े, जैसे टीम आइडेंटिटी, टीम सॉलिडेटरी, शेयर ऑब्जेक्टिव, अगर टीम मेंबर में ये क्वालिटी होंगे तो वो टीम
प्रोजेक्ट को अचीव करने के बाद भी टीम रह जाते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और तो ये था बिजनेस टेक्नोलॉजी का 20 चैप्टर, जिसका नाम था इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टीम्स, जो कि हमने बहुत जल्द कवर कर दिया, बहुत तकरीबन 35 मिनट्स में कवर कर दिया और बहुत इजी चैप्टर था। तो ये था आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी का 20 चैप्टर, जो कि एक ही लेक्चर में कवर हो गया।